हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी आईटी बुक जो कि है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट ए लेकर। ठीक है, आपको पता है कि हम यहाँ पर पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अपनी 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और अपने लास्ट सेशन में हमने इसका पहला सेशन कंप्लीट कर लिया है यूनिट 5 का, जो कि था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, उम्मीद है आप सभी से कि आप सभी ने इस सेशन को अच्छे से समझा होगा और इसके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेशन नंबर 2, जिसका नाम है अवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमारा क्या रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो आएगा इस ग्रीन स्किल्स के अंदर। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करेंगे अपना सेशन नंबर 2, अवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है increasing population and development has led to increase in consumption of natural resources। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसके साथ साथ जो हमारा फूड है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके मतलब कंजम्पशन में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी भी कंजम्पशन ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है, the more the population, the more food, energy and water are needed। तो बच्चों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाएगी उसी के साथ साथ फूड, एनर्जी और वाटर की भी ज़रूरत ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे दुनिया में तो ये सारी जो रिसोर्सेज हैं इनका भी यूज़ ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, when we grow more crops the soil nutrients and consumed and slowly the soil become unusable। है ना, मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप ज़्यादा उस सॉइल पर ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करोगे उसका क्या होगा, न्यूट्रिएंट ख़त्म होते जाएगा। ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद सॉइल कैसी हो जाएगी, अनयूज हो जाएगी। है ना, मतलब किसी काम की नहीं रहेगी, बैरन लैंड हो जाएगा वो। ठीक है, क्या होगा बच्चों, जितना ज़्यादा आप किसी धरती पर या किसी भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करोगे तो उसके जो सॉइल्स के खुद के न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे, मतलब ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, और उसकी जगह पर सारी जगह पर केमिकल ही केमिकल रहेगा। थोड़े टाइम बाद सॉइल कैसी हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। ठीक है, मतलब बंजर हो जाएगी। सिमिलरली वी कंटिन्यू टू यूज फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, वेरी सून वी विल रन आउट ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब क्या होगा, जितने जैसे हम इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो यूज़फुल हमारे रिसोर्सेस हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस, ये क्या होंगे, खत्म होते जाएंगे थोड़े ही समय में। ठीक है, इसलिए हमें इन सभी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हुए उपयोग करना चाहिए। है ना, हर चीज़ बैलेंस में रहनी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन बैलेंस में रहेगी तो क्या होगा, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वी यूज सो मैनी रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। है ना, हम अपने नेचर से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज करते हैं, बट व्हाट वी डू गिव बैक टू नेचर। बट हम नेचर को रिटर्न में क्या करते हैं, रिटर्न में हम उनको पॉल्यूशन देते हैं, गार्बेज देते हैं। है ना, ये सारी चीज़ें हम रिटर्न में दे रहे हैं उनको, और उनसे हम ले क्या रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वुड, कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये सब उनसे ले रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक दैट पॉल्यूट द एयर। फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से जो एयर है वो क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम होम्स इज डम्प्ड इनटू द लैंडफिल्स। ना, और घर मतलब क्या होता है, घर से जो कचरा निकलता है वो कहाँ पर जाके डंप कर दिया जाता है, खुले मैदानों में या लैंडफिल्स में उनको डंप कर दिया जाता है। या जो और ज़्यादा हमारा कचरा है, फैक्ट्रियों से जो गंदे केमिकल्स निकलते हैं, है ना, सीवेज जो वाटर है, ये सारे जाकर कहाँ पर गिरते हैं, सी में गिरते हैं। है ना, हमारी वाटर बॉडीज़ में गिरते हैं और उनको पॉल्यूटेट करते हैं। ठीक है, तो हम नेचर से लेते तो बहुत कुछ है और रिटर्न में क्या करते हैं, हम उनको पॉल्यूटेट ही करते हैं, मतलब गंदगी ही फैलाते हैं या प्रदूषण ही हम फैलाते हैं। सॉरी।
Untreated garbage can be lead to disease and unhealthy environment। और जो अनट्रीटेड गार्बेज होता है उससे क्या होती है, बीमारियां फैलती हैं और इन्वायरमेंट का बैलेंस भी बिगड़ता है। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है या खराब हो जाता है ना। सीवेज फ्रॉम द सिटीज इज डम्प इनटू द सी एंड लेक्स मेकिंग इट अनसेफ फॉर मरीन लाइफ। और जो लोगों क्या घरों से या सिटियों से जो सीवेज निकलता है वो कहाँ जाता है, डायरेक्ट सी में जाके गिरता है ना। जिससे क्या होता है, सी से कई चीज़ें जुड़ी होती है ना, लेक सी से जुड़े होते हैं, रिवर्स सी से जुड़ी होती है। तो क्या होता है बच्चों, जब लेक में ये सारा आके मिलता है तो उसके अंदर जो मरीन लाइफ होती है वो भी खराब होने लगती है, उनकी लाइफ भी डेंजर में आ जाती है। क्योंकि जब अनट्रीटेड वाटर या केमिकल सी में डंप होता है तो वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है मरीन लाइफ के एनिमल्स के द्वारा, और उनकी लाइफ पे भी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब इफेक्ट डालती हैं। ओके, this shows that though we are using the natural resources, we are doing nothing to return or give back to the nature। तो यहाँ पर ये दिखता है कि हम यूज़ तो बहुत सारे रिसोर्सेज कर रहे हैं नेचर के, पर रिटर्न में हम उनको कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं जो उनके लिए हेल्दी हो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड विथ टाइम दे विल गेट ओवर एंड if we do not do anything about it, our future generation will not be able to survive। तो बच्चों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। ठीक है, जो कि हो गया कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है। ठीक है, अगर हम इनका बल्क में यूज़ करेंगे या अनवांटेड यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन आएगी उनके पास सर्वाइव करने के लिए कोई भी साधन नहीं रहेगा। क्योंकि ये सारा सामान जो है, जो सारे रिसोर्सेस हैं, हम अभी कंज्यूम कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए हमारे उनके पास सिर्फ पॉल्यूशन और गार्बेज ही बचने वाला है। तो यहाँ पर ये हमारा रोल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव कैसे है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही डाल रहे हैं। ठीक है, हम सी में क्या डाल रहे हैं, गार्बेज डाल रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम पॉल्यूटेन कर रहे हैं, एयर को हम पॉल्यूटेन कर रहे हैं। तो हमारा तो जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि सस्टेनेबल की प्रोसेस क्या है ना। देखिए, some practice such as organic farming, vermicomposting and rainwater harvesting are being used to help preserve the environment। तो बच्चों जो हमारा जो प्रोसेस होना चाहिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि क्या हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, वर्मी कंपोस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, काऊ डंप, इन सब चीज़ों से क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट भी डालती है सॉइल के ऊपर भी और ह्यूमंस लाइफ के भी ऊपर। ओके, और जो वर्मी कंपोस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है हमारे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जहाँ पर फार्मर्स जो किसान होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, है ना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं अपनी प्रोडक्शन या अपनी खेती को बढ़ाने के लिए, है ना। दे यूज़ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स सच एज काउ डंग टू हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं ना, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स में क्या क्या आता है बच्चों, इसमें आता है काउ डंग, जो क्या करता है, फसलों को ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन बेटर क्वालिटी केमिकल्स फ्री क्रॉप्स वाइल एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द सॉइल क्वालिटी फॉर द फ्यूचर यूज़। तो क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गेनिक कृषि होती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इससे क्या होता है, केमिकल की क्वालिटी इसमें कम हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है उसकी भी सॉइल है उसकी क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। ठीक है, सेम टाइम मेंटेनिंग द सॉइल क्वालिटी फॉर फ्यूचर यूज़। और उसी समय जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है मेंटेन रहती है कि हम उसको भविष्य में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक,
This is a true example of sustainable development where we are not only using the earth resources but are also preserving it for our future generation। तो ये एक एग्जाम्पल है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ तो कर रहे हैं बट साथ में हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए, कि हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी क्या करे, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके और वो भी इन सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर सके बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, वन इनिशिएटिव वाज टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन वाराणसी एंड रायबरेली। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक इनिशिएटिव लिया गया था रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, कहाँ पर, वाराणसी एंड रायबरेली में। ठीक है, वेयर दे इंट्रोड्यूस clay pots कुल्हड़ to replace plastic and paper cups and to bring back taste of tradition। तो यहाँ पर क्या किया गया था बच्चों, कुल्हड़ को लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्या कुल्हड़ क्या होते हैं, एक मिट्टी का छोटा सा कप होता है, ठीक है, जिसको रिप्लेस किया गया था प्लास्टिक के और पेपर के कप्स के थ्रू, है ना। प्लास्टिक और पेपर कप्स को किससे रिप्लेस किया गया, कुल्हड़ से रिप्लेस किया गया, है ना। जो क्या था कि इसमें जो क्ले के पॉट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, एक ट्रेडिशन टेस्ट भी आता है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सेव रहता है, किससे, प्लास्टिक से और पेपर कप्स से। ठीक है, थ्री मेजर एडवांटेज गेन बाय यूजिंग कुल्हड़ आर। देखिए अब कुल्हड़ के यहाँ पे कुछ फायदे भी हैं। ठीक है, उससे क्या है, देखिए रिड्यूसिंग कटिंग ऑफ ट्री फॉर मेकिंग पेपर कप। देखिए पेपर कप्स किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं, और पेपर कप्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है। अब पेपर कप्स की जगह कुल्हड़ यूज़ होने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, जो पेड़ की जो कटिंग है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना। जितने भी पेड़ कट रहे हैं उनकी जो कटने की क्षमता है वो अब कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स विच कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी। इससे क्या होगा बच्चों, जॉब क्रिएशन होगा, किसके लिए, पॉटर्स के लिए। पॉटर्स कौन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको बोलते हैं पॉटर्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कुल्हड़ बनाएंगे तो इनके लिए क्या हो गया, ये इकोनॉमी का एक साधन हो गया, है ना। तो ये इनके लिए एक तरह का जॉब हो गया पोटर बनाना, है ना। तो ये क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, जो हमारी इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छा ही फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। देखिए बच्चों, जो कुल्हड़ है ये क्या होते हैं, रीयूज़ हो सकते हैं। ओके, क्या होता है, ये मिट्टी के बनते हैं तो इनको आप दोबारा रीयूज़ कर दो, मिट्टी से तोड़ के फिर से बना सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट भी सेव रहेगा और जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उसकी मात्रा भी कम होने लगेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं कुल्हड़ के यूज़ करने से हमें तीन फायदे होंगे। ठीक है, पेड़ों की कटिंग कम होगी, इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपना, और हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो भी कम होगा, और साथ ही साथ जो पॉटर्स हैं उनके लिए जॉब भी क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अवर रोल टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा क्या रोल रहेगा। देखिए, यूनाइटेड नेशन हैज़ फॉर्म्ड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने 17 तरीके के सस्टेनेबल गोल्स को फॉर्म्ड किए थे, है ना, सो दैट कंट्रीज एंड नेशन कैन वर्क टूवर्ड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। तो मतलब ये जो गोल्स बनाए गए थे किस लिए बनाए गए थे, ताकि सारे नेशंस या सारी कंट्रियां मिलकर आपस में कुछ जो प्रॉब्लम्स है, जो मेजर्स प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट को लेकर, बिजनेस को लेकर, ह्यूमंस को लेकर, उन सारी जो बड़ी बड़ी इश्यूज है या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। इसलिए बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा SDG 17 गोल। ठीक है, और 17 जो गोल बनाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको कब तक अचीव करना है, 2030 तक इसको अचीव करने का इन्होंने लक्ष्य बनाकर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंट्रीज शुड फॉर्म रूल्स एंड गाइडलाइंस टू रिमूव पॉवर्टी एंड हंगर एंड प्रोवाइड गुड हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ था, कंट्रियों ने कुछ रूल्स और कुछ गाइडलाइंस बनाई थी गरीबी मिटाने के, है ना, भुखमरी मिटाने के, और लोगों को अच्छी हेल्थ, स्वस्थ लाइफ दिलाने के लिए, और अपनी क्वालिटी एजुकेशन में सुधार लाने के लिए, है ना, कि बच्चों को वहाँ पर क्या मिल सके, एक अच्छी सी एजुकेशन मिल सके, लोगों को अच्छा हेल्दी खाना
खाना मिल सके, लोगों के पास से गरीबी दूर हो, है ना। जो जिस कंट्री में ज़्यादा भुखमरी है, लोग ज़्यादा भूखे रहते हैं, तो वहाँ पर भुखमरी कम हो। तो ये सब चीज़ें थी किसके अंदर, एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। दीज गोल्स हैव बीन मेड सो दैट ऑल द नेशंस टेक एक्शन। तो मतलब इन गोल्स को अचीव करने के लिए सारे जितने भी नेशंस थे उन्होंने कुछ अपने एक्शंस लिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट अवर एयर, वाटर एंड लैंड फ्रॉम पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड क्लीन वाटर, एयर एंड एनर्जी टू ऑल पीपल्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि लोगों को क्या मिले, एक स्वच्छ वायु मिले, है ना, वाटर मिले, लैंड फ्रॉम पॉल्यूशन, और धरती क्या हो सके, प्रदूषण से मुक्त हो सके, और कैसी हवा मिल सके उनको, स्वच्छ हवा मिल सके, है ना, स्वच्छ पानी मिल सके, और सभी लोगों उसका यूज़ कर सके। तो ये सब चीज़ें क्या थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा रोल था कि हम इन चीज़ों के ऊपर कुछ सुधार कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। तो उसका एक पार्ट था क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मतलब हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, एक अच्छी शिक्षा वो डिजर्व करते हैं। ताकि देखिए, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चिल्ड्रन who have gone to school will be able to do jobs so that they can so that they can take care of themselves and their families। तो मतलब एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यहाँ पर बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे वो अपनी आगे जाकर कुछ जॉब कर सके, जिससे क्या होगा, वो अपनी भी सहायता कर सकेंगे, साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी टेक केयर कर सकेंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल्स एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो क्या होगा बच्चों, अगर आपको शिक्षा प्रॉपर मिलेगी तो आप अवेयर रहोगे अपने रोल के प्रति और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे, किसी भी शहर के या किसी भी गांव के या किसी भी कंट्री के, ठीक है। अगर आप शिक्षित हो तो आप हर चीज़ों के बारे में जानकारी रखोगे, हर जगह एक्टिव रहोगे, और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनोगे, ठीक है। वी शुड यूज़ द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट इन आवर एरिया। अगर आप एजुकेटेड हो तभी आप अपनी फैसिलिटी को लेकर अवेयर रहोगे कि आपके एरिया में आपके लिए किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक अवर फ्रेंड्स टू स्कूल। और अगर आप स्कूल जाओगे तो साथ ही साथ आप क्या करोगे, अपने दोस्तों या अपने फ्रेंड्स को भी स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करोगे, अवेयर करोगे कि भाई शिक्षित होना तो ज़रूरी ही है ना। नेक्स्ट इज हेल्प फ्रेंड्स टू स्टडी। दोस्तों को पढ़ाई में मदद कर सकोगे, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप भी दोस्तों को पढ़ाई में हेल्प कर सकोगे, है ना। नेक्स्ट इज स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट द स्कूल। और अपने दोस्तों की मदद करोगे कि स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। तो होगा क्या बच्चों, अगर आप शिक्षित होंगे, आप एजुकेटेड होंगे, तो आपकी वजह से कुछ और लोग भी एजुकेशन के जुड़ने लगेंगे, उनको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना, स्वच्छ वायु और सैनिटेशन। वी मस्ट मेक एफर्ट टू मेक इंडिया फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन बाय बिल्डिंग टॉयलेट्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस टूवर्ड सैनिटेशन। तो बच्चों हमारे सबसे ज़्यादा एफर्ट किस लिए रहता है कि जो इंडिया है वो ओपन डेफिकेशन से फ्री हो सके। मतलब जो बाहर लोग शौच में जाते हैं, है ना, खुले में टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं, खुले में चले जाते हैं, तो उससे इंडिया क्या हो सके, फ्री हो सके। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, टॉयलेट्स बनाए गए हैं ना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं सैनिटेशन के लिए, ठीक है। ये सारे स्टेप्स इंडिया के द्वारा लिए गए हैं ताकि लोग अवेयर हो सके और इंडिया डेफिकेशन से फ्री हो सके, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज polluting our water resources which is near future will cause scarcity of clean drinking and यूजेबल वाटर। तो क्या होता है बच्चों, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ से जो पॉल्यूटेड वाटर या केमिकल्स निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, सीधे हमारे वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रिंकिंग का वाटर और यूज़ वाटर भी क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। तो हमारा एफर्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है कि जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट निकल रहा है उसको कम किया जाए, ताकि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और यूज़ वाला जो वाटर है वो साफ़ और स्वच्छ मिल सके, ठीक है। वी मस्ट टेक मेजरेबल स्टेप फॉर प्रमोटिंग अवेयरनेस टू कीप वाटर रिसोर्सेज क्लीन। तो सबसे ज़्यादा जो होता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बड़े से बड़े स्टेप उठाएं प्रमोट करने के लिए,
अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कैसा रखा जाए, उनको क्लीन रखा जाए। होगा क्या बच्चों, अगर हमारे वाटर रिसोर्सेज क्लीन रहेंगे तो डिसीज़ होने के चांसेस भी कम होते हैं, है ना, बीमारियां भी कम फैलती है, क्योंकि गंदा पानी कंज्यूम करने से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर का आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, है ना। अफोर्डेबल मतलब सस्ती और साफ एनर्जी जो हम अपने घर में यूज़ कर सकें। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं, using solar power, that is power generated using the sun, does not cause pollution as it does not require burning of non renewable fuels such as coal। तो बच्चों क्या है यहाँ पे क्लीन एनर्जी का एग्जांपल क्या होता है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर कुकर में अगर आप कुकिंग करोगे तो उससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, इनको जलाने से क्या होता है बच्चों, फॉग निकलता है या धुआं निकलता है। इससे क्या होता है, जो हमारा एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। जैसे कि क्या, फ्यूल्स हो गए, कोल्स होते हैं, इनको अगर आप बर्न करोगे तो क्या होगा, इनसे धुआं निकलेगा, तो इनसे हमारी जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है। और जो अगर हम सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो ये सस्ती भी होती है और क्या होती है, क्लीन एनर्जी भी देती है। इसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द सोलर पावर जनरेशन सो दैट आवर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर मेट एंड एट द सेम टाइम वी डू नॉट पॉल्यूटेट द इन्वायरमेंट और यूज़ अप नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारा सबसे ज़्यादा एफर्ट ये रहता है कि हम क्या करें, सोलर एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकें, है ना। लोगों में इस तरह की अवेयरनेस फैलाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज़ करें, है ना। तो क्या होगा, इससे जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं इनको लोग कम यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, हमारा जो पॉल्यूशन, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी कम पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, देखिए, यूज ऑफ बायोगैस इज ऑल्सो एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू नेचुरल गैसेस। ठीक है, जो नेचुरल गैसेस है उनका जो अल्टरनेटिव है वो क्या है, बायोगैस है। जो बायोगैस है वो क्या होता है, इको फ्रेंडली भी होता है। तो होता क्या है बच्चों, बायोगैस एक तरह की टेक्निक है जो कई जगह यूज़ भी की जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, काऊ डंग या इन सब चीज़ों का वेस्ट मटेरियल उसमें डाला जाता है, जिससे क्या होता है, कंज्यूम होके क्या बनती है, गैस बनती है, जिसको आप कुकिंग में या अदर रिसोर्सेज में यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अफोर्डेबल होती है और इससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे अफोर्डेबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रीम वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। हमारा ड्रीम वर्क क्या है और उसको करने से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ कैसी हो सकती है। ठीक है, देख, ए है स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब्स टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ एंड अवर फैमिली, मतलब पढ़ाई कीजिए, है ना, और अच्छी सी जॉब ढूंढिए, जिससे क्या होगा, आप अपना भी टेक केयर कर सकोगे और अपनी फैमिली का भी टेक केयर कर सकोगे। ठीक है, वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ठीक है, अपना काम कीजिए लगन से, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर अपना पूरा डेडिकेशन दीजिए, है ना। उससे जो भी काम आप कर रहे हो उसमें अगर आप अपना पूरा डेडिकेशन दोगे तो आपका भी ग्रोथ होगा और आपके साथ साथ नेशन का भी ग्रोथ होगा। आप अपने काम का कुछ कंट्रीब्यूशन या अपनी इनकम का कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी को या अपने नेशन को दे सकते हो। ठीक है, लर्न एंड डेवलप स्किल्स सो दैट वी गेट एड वैल्यू इन आवर कम्युनिटी, मतलब पढ़ाई कीजिए, नई नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप कीजिए, तो क्या होगा बच्चों, कुछ चीज़ें आपकी कम्युनिटी के लिए भी उसमें इम्प्रूव होगी, है ना। आपकी जो स्किल्स है वो आपकी कम्युनिटी के लिए, आपकी सोसाइटी में भी क्या लाएगी, एक नया चेंज लेकर आएगी। आप जितना ज़्यादा सीखोगे आप उतना ज़्यादा अर्न करोगे और जितना ज़्यादा आप अर्न करोगे आपके नेशन की इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिड्यूस इन इक्वलिटीज़, है ना, मतलब क्या होती है, जो लड़के और लड़की का अंतर है वो कम करना है। ठीक है, देखिए, टू रिड्यूस इन इक्वलिटीज़ वी कैन, तो हम किस तरह से इन इक्वलिटी को कम कर सकते हैं। देखिए, समानता का अधिकार सभी के पास है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रिड्यूस इन इक्वलिटी लिया गया है। देखिए, ए
बी हेल्पफुल टू वन अनदर, मतलब हमेशा हमें एक दूसरे के प्रति कैसा रहना चाहिए, हेल्पफुल नेचर रखना चाहिए। अगर सामने वालों को आपकी ज़रूरत है तो आप हर समय तैयार रहें, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करोगे तो लोग आपकी भी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बी फ्रेंडली विथ एवरीवन, मतलब सभी के साथ आपका बर्ताव बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वाला होना चाहिए, एकदम बहुत ज़्यादा हंसमुख या व्यवहारिक होना चाहिए आप, इसीलिए आपसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। इन्वॉल्व एवरी वन वाइल वर्किंग और प्लेइंग, है ना, हर सभी को इन्वॉल्व करिए, जो भी आप नया काम सीख रहे हैं या जो भी गेम आप खेल रहे हैं उसमें और भी लोगों को इन्वॉल्व करिए, है ना। फोर्थ वन इज हेल्प अदर्स बाय इंक्लूडिंग एवरी वन वॉट एवर दे आर स्मॉल और बिग, गर्ल और बॉय, बिलोंग टू एनी क्लास और कॉस्ट, मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो, है ना, या तो गेम खेल रहे हो या कोई स्टडी कर रहे हो या किसी भी तरह की कोई नई चीज़ सीख रहे हो, तो उसमें क्या करिए, लोगों की भी हेल्प लीजिए, लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे तो वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी कास्ट या क्लास से बिलोंग करता हो। जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आप सभी का लेवल सेम हो जाता है ना। आप इस क्लास में पढ़ रहे हो तो आप सभी का लेवल सेम है, या तो आप लड़का हो या तो लड़की हो, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग सीखने के लिए बैठे हो, ठीक है। चलिए आगे चलते, तो आई होप ये आप समझे होंगे कि रिड्यूस इन इक्वलिटीज़ क्या है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज़, ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमको सस्टेनेबल सिटीज़ को क्रिएट करना है, कैसे। देखिए, सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज़, तो हमेशा क्या करिए, एनर्जी को सेव करिए, कैसे, हमेशा स्विच को ऑफ करिए, स्विच ऑफ करिए लाइट्स को, फैंस को, जब उनका यूज़ नहीं है, किसी भी तरह आप घर में हो बाहर हो, जब भी आप देखते हो कि जो लाइट जल रही है उनका यूज़ नहीं है, तो आप जाकर गुड सिटीज़न की तरह आप उनको जाकर पावर ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो। घर में लाइट और पंखे चल रहे हैं, अगर उनका यूज़ नहीं है तो उनको क्या करिए, उनको स्विच ऑफ करके रखिए, ठीक। देखिए सेकंड आता है यूज़ नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल, तो देखिए क्या करिए, सबसे ज़्यादा नेचुरल लाइट का यूज़ करिए जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपके घर में खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं, वहाँ से सूरज की रोशनी आ सकती है, नेचुरल लाइट आ सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ करिए। एज सुन एज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जगह आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करिए, नेचुरल लाइट्स का, है ना। यूज़ एनर्जी इफ़िशिएंट लाइट एंड अप्लाइंसेस, मतलब हमेशा आपको एलईडी बल्ब का यूज़ करना चाहिए। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और किफ़ायती होते हैं, है ना, और क्या करते हैं, एनर्जी को भी सेव करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी बल्ब्स का यूज़ आपको करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, मतलब जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो या जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो उसके प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। अब आप कैसे रिस्पॉन्सिबल बनेंगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। वी कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवर ओन इन्वायरमेंट, मतलब हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति खुद ही रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर हम साफ़ कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, अगर हम किसी चीज़ को गंदा कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो आपको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बनने के लिए यूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वॉटेवर एक्स्ट्रा, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, रीयूज़, है ना। जो भी चीज़ आप यूज़ करो, चाहे वो पेपर हो, है ना, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, वॉटेवर जो आप यूज़ कर रहे हो, हमेशा उनको रीयूज़ करते रहिए, है ना। ये नहीं कि एक बार प्लास्टिक की बॉटल खरीद ली, एक बार यूज़ हो गया फेंक दिया, फिर दूसरी ले ली, तो इससे क्या होगा बच्चों, प्लास्टिक के बाहर आप फेंक दोगे, ये डिग्रेड तो होगा नहीं, है ना, बाहर ही पड़े रहेगा और लोगों को और परेशानी बनाएगा, जो बाहर जानवर घूमते हैं उनके लिए, है ना। इसलिए हमेशा पेपर, ग्लास, प्लास्टिक और पानी को हमेशा रीयूज़ करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टेकिंग क्लॉथ बैग्स टू मार्केट कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो आप जब भी मार्केट जाओ तो अपने घर से कपड़े का बैग लेकर जाइए, जिसमें आप क्या कर सके, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद सके। इन शॉर्ट यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि आपको यहाँ पर कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज सच एज क्लॉथ्स, बुक्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, तो यहाँ पर आप क्या करिए, डोनेट करिए उन चीज़ों को जिनका आप यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो क्या होगा बच्चों, अगर आप जो चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हो उनको आप डोनेट करोगे, तो जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है उनके ये काम आ जाएगी, जैसे कि क्लॉथ्स हो गया, है ना, बुक्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, फूड्स हो गए। अगर आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हो तो किसी ज़रूरतमंद पर्सन को दे दीजिए, वो इनका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है। बुक्स तो भाई उन्हीं को डोनेट करना चाहिए जो पढ़ना जानता हो, है ना, जो आपके बुक्स की वैल्यू को समझता हो।
नेक्स्ट इज बाय एंड ईट सीजनल फूड्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोअर्स। तो हमेशा क्या करिए, ऐसे सीजनल फूड्स को खरीदिए और खाइए, और हमेशा सीजनल फूड कहाँ से खरीदिए, लोकल मार्केट से खरीदिए, ताकि आप क्या करो, लोकल मार्केट से खरीदोगे तो उनके लिए भी प्रॉफिट होगा, है ना, आप उनकी भी इनकम बढ़ाओगे और आपको कुछ अच्छा खाने को भी मिलेगा, अच्छा और फ्रेश, है ना। नेक्स्ट आता है रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर्स। तो ध्यान दीजिए कि कभी भी आपके घर में या बाहर आप कहीं हो तो किसी नल से पानी गिर रहा है या वेस्ट हो रहा है पानी पाइप से थ्रू, तो हमेशा आप जाके क्या करिए, या तो उसको रिपेयर कर दीजिए, और यदि वो चालू है तो उसको जाकर आप बंद कर दीजिए। तो इससे आप क्या बनोगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आता है सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग, है ना। हमेशा क्या करिए, जब भी आप कचरा फेंकते हो तो उसको ट्रीट कर लीजिए या सॉर्ट कर लीजिए, है ना। सूखा कचरा अलग रखिए, गीला कचरा अलग रखिए, है ना। जो भाई जो मतलब ऐसा कचरा है जो कोई खा सकता है उसको अलग रखिए, जिसमें कांच है या इस तरह के कचरे तो इनको अलग रखिए। होता क्या है बच्चों, आप डायरेक्ट सारी चीज़ें एक साथ कचरे में डाल के फेंक देते हो, जैसे कि कांच, कचरा, सुई, तो क्या होता है कई चीज़ें जानवर खाते हैं। अगर ये कचरा वो ना देखे और डायरेक्ट खा ले तो ये क्या होता है, उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए हमेशा आप जब भी कचरा फेंकें इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप कचरे में किसी ऐसी धारदार चीज़ या ब्लेड, नुकीली चीज़ें, चाकू, इन सब चीज़ों को ना डालें। इनसे क्या होता है, ये कचरा कोई जानवर खा लेता है और उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आपने ब्लेड कचरे में फेंकी है तो वो जानवर खा लेगा और उसके अंदर की वेन्स में प्रॉब्लम कर सकता है, कई तरह की प्रॉब्लम वो हो जाती है ना। इसलिए बच्चों ध्यान रखें कि जब भी आप कचरा फेंकें वो आप सॉर्ट करके ही फेंकें, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, है ना। जो पानी के अंदर जो जानवर है या जो जीव रहते हैं उनको हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। टन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन द सीज विच इज किलिंग मरीन लाइफ, है ना। टन मतलब बहुत सारा मात्रा में प्लास्टिक कहाँ पर जाता है, समुद्रों में जाता है, जो क्या करता है, उसके अंदर जो मरीन जीव रहते हैं या मरीन लाइफ रहती है उनकी मृत्यु का कारण बनता है। प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ, सेविंग आवर ओशियन फ्रॉम पॉल्यूशन इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द मरीन लाइफ, है ना। तो मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम प्लास्टिक यूज़ करना है। इससे क्या होगा बच्चों, कम से कम प्लास्टिक आप यूज़ करोगे तो मरीन लाइफ भी क्या रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी। हमारा हम यूज़ कर रहे हैं और भुगत कौन रहा है, मरीन लाइफ के एनिमल्स, है ना। इसलिए हमेशा हमको क्या करना है, ऐसी चीज़ें हम फेंकें जो मतलब बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, मतलब जो लैंड के ऊपर जो जानवर है उनको भी प्रोटेक्ट करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज इज लीडिंग टू सॉइल इरोजन एंड मेकिंग लैंड ड्राई एंड अनयूजेबल फ्रॉम कल्टिवेशन। तो क्या होता है बच्चों, जितना ज़्यादा आप पेड़ काटोगे सॉइल उतना ज़्यादा इरोजन होगा और क्या होगा, धरती हमारी ड्राई हो जाएगी, है ना। अनयूजुअल कल्टीवेशन होगा, है ना। क्या होगा बच्चों, जितना ज़्यादा पेड़ काटोगे, और बाढ़ जब भी आती है ना बच्चों, तो ये जो पेड़ होते हैं ये हमारी मदद करते हैं, है ना। तो आप इन्हीं पेड़ को काट दोगे तो बाढ़ का पानी या बारिश का पानी और ज़्यादा लोगों को परेशानी पहुंचाएगा। इसलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिप्लेस द वंस दैट वी हैव कट इन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों क्या है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार आप कोई एक पेड़ काटते हो किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, तो उसकी जगह आपको कम से कम 10 पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। और उसकी टेक केयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप काट रहे हो तो लगाना भी आप ही का फर्ज होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, अगर आप जब भी कोई पेड़ काटो तो उसके आसपास भी आपको कई सारे पेड़ लगाने चाहिए। तो इससे क्या होगी बच्चों, इससे हमारी लैंड के ऊपर जो लाइफ है या लैंड के ऊपर जो जीव जंतु रहते हैं वो भी क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। क्योंकि पेड़ों के ऊपर ही कई पशु पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं और उनकी छाया में ही कई जानवर पलते भी हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये सेशन हमारा ख़त्म होता है। यहाँ पर यूनिट 5 हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा पार्ट बी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इस पर आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी क्लास, मतलब सारे क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी पहले तो, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी टीचर्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे,
ई नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के रिवीजन शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि इसमें एक ई बुक का फीचर लॉन्च हुआ है जिसमें आप सभी सब्जेक्ट मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी एंड सोशल साइंस, इन सभी के आपको ई बुक्स मिल जाएंगे जिनका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखा गया है। अगर आप इसमें मेरा कोड लगाते हो PREETI प्रीति 30, तो इसमें आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। इस कोड को लगाने के बाद आपको ये जो ई बुक्स है कम से कम 20 to 30 रुपये में, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आपको ई बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। और हमारा ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसमें क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर एमसीक्यू टेस्ट होगा। अगर आप एमसीक्यू टेस्ट लगाते हो, कई सारे बच्चों के साथ अपीयर होते हो, तो अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी रही, मतलब सारे स्टूडेंट्स में आपकी रैंक अच्छी रही, तो आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा एजुग्रोन के द्वारा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा चांस है, ज़रूर ग्रैब करिएगा और इस वेबसाइट को एक्सेस ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में एक नई बुक के साथ, ठीक है। थैंक यू।